स्वयं से वादा, परिश्रम ज़्यादा और मजबूत इरादा, ये सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो की तरह पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए शिक्षण शास्त्र, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सामाजिक अध्ययन और आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का भी वीडियो डालूंगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस बार आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे। मैंने भी पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है और आज मैं एक सरकारी शिक्षक के रूप में बिहार में अपनी सेवा दे रहा हूं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, सब स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या प्रौढ़ावस्था का। साथियों, बाल्यावस्था के बाद जो काल होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था को स्वमोह का लक्षण ज़्यादा झलकता है। बच्चे अपने प्रति ज़्यादा जो है मोह रहता है उनको, इसलिए किशोरावस्था का ये लक्षण है स्वमोह अर्थात आत्ममोह। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है? गिरोह अवस्था का काल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरोह अवस्था का काल किसे कहा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरोह अवस्था का काल वयस्क अवस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या बाल्यावस्था को? बाल्यावस्था हमारा सही उत्तर होगा। बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, दिव्य स्वप्नों में हुए खोए रहना किस अवस्था का लक्षण है? यानी किस अवस्था में बच्चे दिव्य स्वप्न में खोए रहते हैं, माने दिन में भी सपने देखते हैं, अच्छे सपने देखते हैं। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में या बाल्यावस्था में? साथियों, किशोरावस्था को स्वप्नों का अवस्था भी कहा गया है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किशोरावस्था में बच्चे दिव्य स्वप्नों में खोए हुए रहते हैं, यही उसका लक्षण है। चौथा प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल माना गया है। जीवन का अनोखा काल शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? साथियों, इसका उत्तर जाएगा किशोरावस्था के साथ। किशोरावस्था को जीवन का जो है अनोखा काल कहा गया है। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ, किशोरावस्था के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में पैसों को प्रत्यय का विकास हो जाता है? अर्थात बालकों में पैसे की समझ विकसित हो जाती है। 1 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में या 9 वर्ष की अवस्था में? साथियों, बच्चों में जो पैसे का जो बोध होता है वो हो जाता है 6 वर्ष की अवस्था में। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों में पैसों का बोध हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है? आकार, देखिए, पैसे का बोध हो जाता है 6 वर्ष की अवस्था में और आकार का जो है वो बोध हो जाता है 3 वर्ष की अवस्था में। बच्चे आकार को समझने लगते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है। आकार का प्रत्यय उनमें विकसित हो जाता है 3 वर्ष की ही अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? ये जो 1000 का जो बोध विकसित होता है वो 9 वर्ष की अवस्था में होगा। 6 वर्ष की अवस्था में उनको पैसे की समझ आ जाती है और 9 वर्ष की अवस्था तक वो 1000 तक का बोध उनमें आ जाता है, 1000 तक को वो समझने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? परिवार के प्रति, समूह के प्रति, पास पड़ोस के प्रति या विद्यालय के प्रति? तो बाल्यावस्था में बालकों का झुकाव जो है सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है समूह के प्रति। वो समूह के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है,
विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, ए तथा बी दोनों, अर्थात आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, विद्यालय में जाने से पूर्व अर्थात 6 वर्ष से कम की अवस्था में बालक जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होता है। उनका जो खेल होगा वो आत्म केंद्रित होगा, केवल अपने बारे में ही, अपने आप पर केंद्रित होगा। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, आत्म केंद्रित। सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? आप जानते हैं कि पुत्री का अधिक झुकाव अपने पिता की ओर होता है। ये किस ग्रंथि कारण होता है? एडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या यौन ग्रंथि? साथियों, इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री का झुकाव अपने पिता की ओर होता है। अब देखिए, फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? हमने तुरंत पढ़ा था, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री का झुकाव पिता की ओर होता है। और ये जो इडिपस ग्रंथि है, इडिपस ग्रंथि है, इस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव अपनी माता की ओर होता है। ये पुत्र का झुकाव माता की ओर होता है, ये फ्राइड ने कहा था कि जो है इडिपस ग्रंथि है, जिसके कारण जो है पुत्र का झुकाव यानी बेटा का झुकाव अपनी माँ की ओर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? बालक का जो सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा वो आपका शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था से ही बालक जो है अपने सामाजिक व्यवस्था में आ जाती है और उनका विकास शुरू हो जाता है। हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न नंबर 13वां है 13, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? अभिवृद्धि का, विकास का, परिपक्वता का? इनमें से कोई नहीं। आकार का बढ़ना, आकार का बढ़ना होगा अभिवृद्धि से संबंधित। आकार मीन्स उसके लंबाई चौड़ाई में, ये अभिवृद्धि कहलाता है। केवल आकार का बढ़ना संबंधित होगा अभिवृद्धि से। हमारा उत्तर आया ऑप्शन नंबर ए के साथ। 14वां प्रश्न है, कल्पना की बहुलता किस अवस्था में रहती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर प्रौढ़ावस्था में? साथियों, ये भी उत्तर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक अनोखा काल है। बच्चे इस अवस्था में अपने प्रति ज़्यादा जो है मोह रखते हैं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, किशोरावस्था। अगला प्रश्न नंबर 15, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप में विचलित होते हैं। इसका भी उत्तर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था को अनोखा काल कहा गया है। बच्चे सर्वाधिक इसी उम्र में, इसी अवस्था में विचलित रहते हैं। हमारा उत्तर आया ये भी किशोरावस्था के साथ। प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग लक्षण होता है, विशिष्ट स्वभाव होता है। व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव है, उनका एक अलग लक्षण है। ये लक्षण किस पर निर्भर करेगा? उसकी प्रकृति पर, शरीर रसायन पर, उसकी शारीरिक संरचना पर, या इनमें से कोई नहीं? साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर रसायन पर, अर्थात बॉडी केमिस्ट्री पर। बॉडी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव। उत्तर आया बॉडी केमिस्ट्री। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है आईक्यू 100 से ऊपर, 130 से ऊपर, 150 से ऊपर या 120 तथा 130 के मध्य? साथियों, हमारा उत्तर आएगा 130 से ऊपर। ये सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालकों का जो है जनरल रूप से जो है इसका आईक्यू होता है 130 से ऊपर। जिसका आईक्यू 130 से ऊपर है वो सामान्य प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक वो है
का निष्पत्ति लब्धांक अर्थात EQ होता है क्या, कितना, 55 से कम, 65 से कम, 75 से कम या 85 से कम। ये जो EQ है ये भी IQ से संबंधित होता है। इसका उत्तर होगा 85 से कम। जिसका EQ 85 से कम होता है वह शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहलाता है। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। 19वां प्रश्न है, सभी पिछड़े बालक होते हैं मानसिक रूप से उच्च, मानसिक रूप से मंद, समस्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बच्चों के शैक्षिक पिछड़ापन का कारण केवल मानसिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं है, इनमें कई और प्रमुख कारणों में से एक कारण है समस्यात्मक। इसका निदान आवश्यक। अगर हम बच्चों का समस्या का निदान कर दें तो बच्चे का जो शैक्षणिक स्तर है वो सुधर सकता है। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, समस्यात्मक। सभी पिछड़े बालक होते हैं समस्यात्मक। अगर इनका समस्या को दूर किया जाए तो इनका जो है शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मानसिक रूप से मंद बालकों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया गया है, अर्थात डिवाइड किया गया है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 7 वर्गों में। हमारा उत्तर आएगा 3 वर्गों में। मानसिक रूप से जो मंद बालक होता है इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। हमारा उत्तर होगा बी ऑप्शन के साथ। साथियों, हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया है अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित, अर्थात ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित। ये हमारा CDP का अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रश्न हैं, जिसका मुख्य चैप्टर है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साथियों, हमने आप लोगों के लिए और भी कई वीडियो डाला हुआ है, आप उन वीडियो को भी देखिएगा जो आपके CTET के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके सफलता के लिए। साथियों, प्रश्न है, बाल अपराधिता विकसित हो सकती है पालक के साथ माता पिता का अस्वीकृत व्यवहार, गरीबी के कारण या बुरी संगत के कारण या तीनों ही कारण से। बच्चे जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, बच्चों में जो अपराध की जो प्रवृत्तियाँ आने लगती हैं, इसका तीनों ही ऑप्शन होगा। या तो उसका माता पिता का जो है व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं होगा, या गरीबी के कारण भी, या बुरी संगति के कारण। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि बच्चों का जो बालकों में जो अपराध की भावना विकसित होती है वो तीनों ही कारणों से। अगला प्रश्न नंबर 22 है कि नवोदय विद्यालय खोले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, A तथा B दोनों ही, अर्थात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और D प्रत्येक राज्य की राजधानी में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रायः नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ हमारा उत्तर गया। प्रश्न नंबर 23वां है, रोजी रोटी कमाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जा सकता है जड़ बुद्धि बालकों को, मूर्ख बुद्धि बालकों को, मूर्ख बुद्धि बालकों को, या उक्त तीनों को ही। तो रोजी रोटी कमाने का जो प्रशिक्षण है वो प्रायः दिया जाता है मूर्ख बुद्धि बालकों को। जो मूर्ख किस्म के बालक होते हैं उनको रोजी रोटी का प्रशिक्षण दे दिया जाता है ताकि वो किसी तरह अपना जीविका का संचालन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक है मानसिक विकलांग, अधिगम विकलांग, शारीरिक विकलांग या तीनों ही। जो विशिष्ट बालक होते हैं उसके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये विशिष्ट बालक मानसिक विकलांग भी होते हैं, अधिगम विकलांग भी होते हैं, शारीरिक विकलांग भी होते हैं। इनका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, तीनों ही उसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा उत्तर गया। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा व्यवस्था निर्भर करती है उनकी बौद्धिक क्षमता पर, शारीरिक क्षमता पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर या उक्त तीनों पर ही। साथियों, हमारा ये उत्तर जाएगा उनकी बौद्धिक क्षमता पर। बच्चों की जो
मन बालक होता है, मन बुद्धि बालक, उसका जो मानसिक क्षमता जो है, मानसिक रूप से जो है वो मन बुद्धि बालक जो होता है उसकी शिक्षा व्यवस्था निर्भर करती है उनकी बौद्धिक क्षमता पर। उनका जो IQ है उसको कितना ग्रहण कर सकता है उसी पर निर्भर करता है। साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। मुझे विश्वास है कि अब की बार आप अपने परिश्रम के बल पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आप सफलता ज़रूर अर्जित करेंगे। मैंने भी इसी तरह अपने आप से वादा किया, बहुत मेहनत ज़्यादा किया और मजबूत इरादा के साथ पहले ही अटेम्प्ट में 2011 में TET पास किया, फिर सेटेट की भी परीक्षा पास किया और 2014 में ही मैं बिहार में सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। साथियों, हमारी कामना है आपके साथ कि आप भी इस बार सीटेट क्वालिफाइड कर अपनी सेवा भारत में एक शिक्षक के रूप में देंगे ताकि भारत हमारा विश्व गुरु बन सके। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये आपसे निवेदन है।